Bismillahirrahmanirrahim. NEBOSH IG Element 2 Health and Safety Management System. In this element, we will discuss how we can create a management system to manage and implement health and safety in our workplace. We will discuss a system, how health and safety management system should look like. एक management system किस तरह होता है? Because implementing or maintaining health and safety, it's not something verbal. इसके लिए हमें एक system चाहिए, एक management system चाहिए. हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज करने के लिए दो किस्म के सिस्टम्स या मैनेजमेंट सिस्टम्स अवेलेबल है. एक आईएलओ ने आइडेंटिफाई किया है और एक आईएसओ ने. आईएलओ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इज रिक्वायर्ड एज पर लेजिस्लेशन, और कुछ कंपनीज दे कैन फॉलो आईएसओ स्टैंडर्ड्स, दे कैन फॉलो ISO 45001. तो ISO 45001 उन्होंने ऑलरेडी एक सिस्टम बनाया है जिसके थ्रू आप हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज कर सकते हैं या इंप्लीमेंट कर सकते हैं. हमारा जो एलिमेंट 2 है वो स्पेसिफिकली मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से. ILO का मैनेजमेंट सिस्टम, ISO का मैनेजमेंट सिस्टम. सपोज एम्प्लॉयर एग्री हो जाता है कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज करते हैं, तो ये एलिमेंट आपको गाइड करेगी कि मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह होता है, हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द एलिमेंट्स ऑफ अ मैनेजमेंट सिस्टम. की एलिमेंट्स ऑफ अ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम. हमारे पास दो किस्म के मैनेजमेंट सिस्टम से हेल्थ एंड सेफ्टी इंप्लीमेंट करने के लिए, आईएलओ और आईएसओ. जो आईएलओ का है वो है आईएलओ OSH 2001 सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम. आईएलओ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम 2001, और दूसरा आईएसओ 45001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम. याद रखिए, दोनों जो मैनेजमेंट सिस्टम्स है ये एक ही मैनेजमेंट साइकिल पे बने हैं, और वो मैनेजमेंट साइकिल है PDCA मैनेजमेंट साइकिल. नॉर्मली जिंदगी में हम जब कोई काम करते हैं, कोई सर्टिफिकेट अचीव करने के लिए सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं. मैंने ये काम करना है, सबसे पहले हम प्लान करते हैं. फिर उस प्लान के को मद्देनजर रखते हुए हम कुछ एक्शंस ले लेते हैं, उसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं, और बाद में हम देख लेते हैं कि जो मेरा प्लान है आया वो पूरा इंप्लीमेंट है या उसमें कुछ कमी है. मैंने प्लान किया था कि रोजाना मैं 6 घंटे स्टडी करूंगा, आया मैं रोजाना 6 घंटे स्टडी कर रहा हूं या उससे कम कर रहा हूं. तो दोनों को कंपेयर करने के लिए मैं चेक करता हूं. प्लान और डू को का मुआवजा करने के लिए मैं क्या करता हूं, चेक करता हूं. जो मैंने प्लान किया था 6 आवर्स और मैं जो कर रहा हूं 4 आवर्स, दोनों में फर्क 2 आवर्स का है. तो मैंने एक चेक किया, जो मुझे पता चला कि प्लान में और डू में फर्क है, तो ये मुझे मेरी कमजोरी बता रही है कि 2 आवर्स रिडक्शन है, आप 2 आवर कम स्टडी कर रहे हो. तो चेक करने के बाद मैंने दोबारा एक्शन लेना है, एक्ट करना है, और वो 2 आवर्स मैंने ऐड कर देने हैं प्लान में. जो प्लान में है वो डू में इंप्लीमेंट करने हैं, और इस तरह ये साइकिल कंप्लीट हो जाए. सपोज मेरा प्लान है नेबोश पास करना. मैंने प्लान किया मैं नेबोश करना चाहता हूं, और उसके बाद मैं किसी बाहर मुल्क में या पाकिस्तान में जॉब करना चाहता हूं. सबसे पहले मैं प्लानिंग स्टेज से गुजरूंगा. मैं किसी इंस्टीट्यूट के पास जाऊंगा, उधर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा, कौन सा कोर्स मेरे लिए बेहतर है, अपने साथियों से पूछूंगा. उसके हवाले से फिर मैं प्लान करूंगा, इस पे इतना कास्ट आएगा, इतना मुझे स्टडी करनी पड़ेगी, इतनी ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी. तो
तो ये चीजें प्लान हो गई। अब जब मैं प्रोसेस से गुजरूंगा तो ये डू स्टेज में आएगा। मैंने क्लासेस लेने शुरू किए, मैंने रजिस्ट्रेशन शुरू किया, अभी मैं प्रोसेस से गुजरने लगा। तो जब पेपर आया, पेपर मैंने सॉल्व किया, सबमिट किया, इस तरह मैंने रिपोर्ट सॉल्व करके सबमिट किया, रिजल्ट आया और दोनों क्लियर है, दोनों क्लियर है। तो मैंने चेक किया कि जो मेरा प्लान था और डू के मुताबिक मैंने नेबोश को पास किया, सर्टिफिकेट हो गया। तो ये जो सर्टिफिकेट आपको मिला ये आपको बता रहा है कि आपने जो प्लान किया था वो डू के मुताबिक सही था और आपको सर्टिफिकेट इशू करेंगे। अभी आगे आपने दूसरा स्टेप लेना है। सपोज आपने बाहर जाना है या इधर पाकिस्तान में जॉब करना है तो आपने एक और स्टेप लेना है, फिर उसके लिए आप दोबारा प्लान करोगे, फिर इंप्लीमेंट हो जाएगा, फिर दोबारा चेक होगा ये सैलरी मेरी कम है ज्यादा है। इसी तरह जिंदगी में हम प्लान, डू, चेक और एक्शन ले लेते हैं और हम तरक्की करते हैं। अगर हमारे जिंदगी में प्लान ना हो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो पहले प्लानिंग चाहिए, उसके बाद उस पर अमल चाहिए, फिर आप देखो कि जो मैं चीज मैंने प्लान की है आया वो चीज में अचीव कर रहा हूं कि नहीं अचीव कर रहा हूं। तो उसके लिए फिर एक्शन ले लें। सपोज एक स्टूडेंट है, उसका पेपर फेल हो जाता है, जब उसने चेक किया, चेक स्टेज नेबोश का रिजल्ट है, नेबोश का रिजल्ट आया तो उसे पता चला कि मेरा तो पेपर रेफर है 44 मार्क्स से या 43 से। वो पहले स्टडी कर रहा था 6 घंटे और 6 घंटे इंप्लीमेंट भी कर रहा था। तो उसने सोचा कि शायद मेरी जो स्टडी है इसका जो टाइम है वो कम है, मुझे 8 घंटे स्टडी करनी पड़ेगी। तो इसने पीछे एक चेक किया कि जो 6 घंटे थे वो कम थे, इसलिए मुझे 8 घंटे स्टडी करनी पड़ेगी ताकि मैं इसको पास कर सकूं। अभी उसने 8 घंटे के लिए प्लान किया, फिर वही 8 घंटे वो इंप्लीमेंट करेगा, अपने आप पे वो लागू करेगा, फिर वो दोबारा उस स्टेज से पास होगा। जब दोबारा पेपर दिया, पेपर पास हुआ, तो उसने चेक किया कि जो 8 घंटे थे वो पेपर पास करने के लिए काफी थे कि नहीं। जब उसका पेपर पास हुआ तो उसे पता चला कि 8 घंटे काफी थे। और सपोज अगर 8 घंटे काफी ना हो तो फिर उसने एक्शन लेना है, कुछ और रास्ता अपनाना है ताकि वो नेबोश सर्टिफिकेशन हासिल करे, और मेहनत करनी पड़ेगी, इदारा चेंज करना पड़ेगा, सपोज ट्रेनिंग दोबारा लेनी पड़ेगी, वो कोई और एक्शन लेगा ताकि ये चीज उसको मिल सके। तो नॉर्मली लाइफ में हम PDCA साइकिल फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम किसी काम के लिए प्लान करते हैं, फिर उसके हासिल करने के लिए हम काम शुरू कर देते हैं, उसको जो प्लान हमने किया है उसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं। अगर प्लान में और डू में कुछ फर्क है तो उसके लिए हम चेक कर लेते हैं। सपोज मैंने अपना बेटा स्कूल में रजिस्टर किया, 2 महीने बाद मैंने सबसे पहले प्लान किया था कि 3 साल की उम्र में मैं अपने बेटे को स्कूल में रजिस्टर करूंगा। 3 साल का हो गया तो मेरा प्लानिंग अभी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, उसको मैं स्कूल लेके जाऊंगा और एडमिट कर दूंगा। अभी मैं 3 महीने बाद चला जाता हूँ स्कूल और मैं उसकी परफॉर्मेंस देखता हूँ कि मेरे बेटे की परफॉर्मेंस कैसी है, तो वो मैं चेक कर रहा हूँ। आई एम चेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ माई सन। तो उसके लिए मैं घर बैठ के नहीं कर सकता, मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, एक्शन लेनी पड़ेगी मुझे। अभी मैं स्कूल गया और मैंने उधर से पूछा कि मेरा बेटा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। उन्होंने मुझे बताया कि वो घर में पढ़ाई नहीं करता। तो अभी घर में पढ़ाई करने के लिए मुझे कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे, या तो मैं खुद उस पर निगरानी करूंगा या किसी और की इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा ताकि वो इस बच्चे पे नजर रखे और वो घर में पढ़ाई करता रहे। और साल के एंड में मैंने अपने बेटे को क्लास टॉप करवाना है, तो साल के एंड में शायद वो टॉप करवाए, लेकिन दरमियान में मुझे चेक करना पड़ेगा। फिर 3 महीने बाद मैं दोबारा जाऊंगा, उधर चेक करूंगा परफॉर्मेंस कैसी है। तो सबसे पहले मैंने प्लान किया, फिर बेटे को स्कूल में एडमिट किया, डू हो गया, वो अमल में आया। फिर उसके बाद मैंने चेक किया, अगर कुछ कमजोरी मेरे बेटे में है तो मैं उसके लिए एक्शन ले लेता हूं, ट्यूशन अरेंज करता हूं, घर में उसको सबक खुद पढ़वा लेता हूं, उसकी डायरी चेक कर लेता हूं, तो मैं एक्शन ले लेता हूं। साल के आखिर में जब वो एग्जाम देगा तो उसका रिजल्ट बेहतर आएगा।
और मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूं। सपोज मैं अपने बेटे को स्कूल में रजिस्टर कर दिया, उसके बाद मैं चेक नहीं करता, साल के आखिर में मैं उसका रिजल्ट देख लेता हूं, इसके मार्क्स कम है या इसके मार्क्स ज्यादा है। सपोज उसके मार्क्स ज्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको दोबारा बार बार चेक करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर वो कमजोर है तो आपने पिछले साल क्यों चेक नहीं किया, एक्शन आपने लेनी थी ताकि ये इंप्रूव हो सके। तो ये जो चीजें हम कर रहे हैं ये इंप्रूवमेंट के लिए कर रहे हैं, ये जो चेक हम कर रहे हैं किस लिए, इंप्रूवमेंट के लिए हम कर रहे हैं। तो नॉर्मली लाइफ में हम पीडीसीए साइकिल खुद भी फॉलो करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, वही प्लान हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, अमल में उसको ला लेते हैं। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं जो प्लान के मुताबिक हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर प्लान में और डू में फर्क है तो उसके लिए हम एक्शन ले लेते हैं, और ये साइकिल पीडीसीए मैनेजमेंट साइकिल कहलाता है। इट्स अ पीडीसीए मैनेजमेंट साइकिल, समटाइम वी कॉल इट डीमिंग साइकिल, DEMING, deeming cycle. So here in plan stage, what you are doing to do, you have to plan it. Next, in do stage, do it, implement it. Then in check stage, you have to check, are we doing as per the plan or no? If the do stage is similar to the plan, it's fine. But if there is a difference between plan and do, or if there is any weaknesses in the do stage, you have checked it, then you have to take actions to make the do stage similar to plan. So in X stage, if what you are doing isn't working as well as it should, you should take some actions. This is called PDCA cycle. Both the management cycle or the management system works on the same cycle. अगर आपको इन डिटेल्स की समझ आ गई, आपको दोनों मैनेजमेंट सिस्टम्स का आइडिया हो गया। क्लियर? सबसे पहले प्लानिंग, उसके बाद उसको डू, उसको अमल में लाना, फिर चेक करो थोड़ा सा आया कुछ मसला, कुछ कमी तो नहीं है, कुछ खामी तो नहीं है। If there is weaknesses, take action. But if you will not take action, you will not improve. If you will not take action, you will not improve. This cycle is for continual improvement. सबसे पहले आप मैट्रिक कर लेते हैं, मेरा ग्रेड अच्छा आया, अभी मैं इंटरमीडिएट प्लानिंग करते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए, फिर मास्टर के लिए प्लानिंग करते हैं, और हम ये करते हैं। और ये चीजें हम क्यों करते हैं? कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। मैं एक कोर्स कर लेता हूँ बोश आईजी का, उसके बाद मैंने बोश इन्वायरमेंटल का करता हूँ, क्यों? इंप्रूवमेंट। मैं लेवल 6 कर लेता हूँ, इंप्रूवमेंट। तो ये जितने भी हम क्वालिफिकेशन या ट्रेनिंग्स ले लेते हैं, ये इंप्रूवमेंट के लिए। ILO ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम 2001, उसके कुछ की एलिमेंट्स है जो कि पीडीसीए साइकिल पे बने हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से पॉलिसी होनी चाहिए। यू शुड हैव अ पॉलिसी रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर एक बंदे को देने चाहिए, हर एक लेवल पे। टॉप मैनेजमेंट अपने लेवल पे, मैनेजर्स अपने लेवल पे, सुपरवाइजर्स, वर्कर्स, हर एक लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। तो हम हर एक बंदे को एक रोल देंगे, सुपरवाइजर तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, फोरमैन तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फोरमैन एक रोल है और अकॉर्डिंगली उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। कभी भी हम फोरमैन को मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते। तो रोल और रोल के मुताबिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैनेजर उसका रोल है, तो मैनेजर की के हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से उसके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, नॉट लाइक सुपरवाइजर्स, नॉट लाइक फोरमैन। तो ऑर्गेनाइजिंग, जिस तरह हम क्रिकेट टीमें या फुटबॉल या जो टीमें वगैरह हम मैचेस ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, इस तरह
ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग होती है, हर एक बंदे को एक रोल मिलता है और उसके मुताबिक उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। सपोज एक कंपनी में सेफ्टी ऑफिसर भी है, सेफ्टी इंजीनियर भी है और सेफ्टी मैनेजर भी है। आया तीनों के सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे? जब रोल मुख्तलिफ है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुख्तलिफ होंगी। सेफ्टी ऑफिसर रिपोर्ट करेगा सेफ्टी इंजीनियर को, सेफ्टी इंजीनियर रिपोर्ट करेगा सेफ्टी मैनेजर को। तो ये ऑर्गेनाइजिंग हो गई और रोल्स आइडेंटिफाई हो गए और रोल्स के मुताबिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई। बीइंग अ सेफ्टी ऑफिसर, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेफ्टी मैनेजर, he is responsible as per his role। तो हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, हर एक बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। और फिर हेल्थ एंड सेफ्टी इंप्लीमेंट करने के लिए हम प्लानिंग करेंगे, हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कौन से एक्शंस लेने पड़ेंगे जिससे हम हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज कर सके। तो प्लानिंग स्टेज में सिर्फ प्लानिंग होगी, हम वर्कर्स को ट्रेनिंग देंगे, देना नहीं है, देंगे। हम वर्क प्लेस पे सुपरवाइजर अरेंज करेंगे, हम वर्कर्स के लिए पीपीई अरेंज करेंगे, हम वर्कर्स के लिए वेलफेयर फैसिलिटीज अरेंज करेंगे, हम वर्कर्स के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर अरेंज करेंगे। तो ये प्लानिंग स्टेज है, हम प्लान करेंगे और इन्हीं चीजों को जो हमने प्लान किया है इनको वर्क प्लेस में इंप्लीमेंट करना है। You have to implement what you have planned. It's clear? अभी जब हमने प्लान किया और वही चीजें हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसके लिए चेक करना पड़ेगा, इवोल्यूएशन। You need to go for evaluation, inspections। जो हम प्लान कर चुके हैं उसके लिए आपने वर्क प्लेस की इंस्पेक्शन करनी है। जो हम करने वाले थे कि हम करेंगे फ्यूचर में, आया वही चीज हम फॉलो कर रहे हैं? हमने कहा था या हमने प्लान किया था कि वर्कर्स को ट्रेनिंग मिलेगी, आया ट्रेनिंग्स मिल रही है? उसके लिए आपने इंस्पेक्शन करनी है वर्क प्लेस की। आया वर्कर के लिए वेलफेयर फैसिलिटी साइट पे अवेलेबल है? यू नीड इवोल्यूएशन, यू नीड मॉनिटरिंग ऑफ द साइट। हमने कहा था कि वर्क प्लेस पे वर्कर्स के साथ कंसल्टेशन होगी, उनके हम मशवरे लेंगे, उनके जो जरूरियात है हम पूरे करेंगे। तो जाओ चेक करो उधर, आया हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये इवोल्यूएशन स्टेज, इसको हम चेक बोल देते हैं। अब चेक कर लो। अभी सपोज हमने कहा था कि वर्कर्स को वीकली 2 ट्रेनिंग्स मिलेगी। आप जब साइट पे चले जाते हो और उधर आपने पूछा, आपको इंफॉर्मेशन मिली कि वर्कर्स को 1 ट्रेनिंग मिल रही है, तो प्लानिंग में तो 2 ट्रेनिंग्स थी, 1 क्यों मिल रहा है? वीकनेसेस आइडेंटिफाई हुआ, वीकनेसेस का पता चला, क्योंकि 2 ट्रेनिंग देनी थी, 1 ट्रेनिंग मिल रही है, 1 कम है, 50% ट्रेनिंग कम है। अभी आपने एक्शन लेनी है, एक्शन फॉर इंप्रूवमेंट। आप एक्शन लोगे और वर्कर्स के लिए 2 ट्रेनिंग्स एज पर द प्लानिंग अरेंज करो। जब आपने एक्शन लिया तो इंप्रूवमेंट हो गई। 1 ट्रेनिंग और दोनों ट्रेनिंग में फर्क है। एक बंदे को 1 ट्रेनिंग मिलती है और दूसरे को 2 ट्रेनिंग्स, देयर इज अ डिफरेंस। एक बंदा ने बोश आईजी एक सेशन में क्लास में बैठता है और एक बंदा 2 सेशंस में बैठता है और दोनों की क्वालिफिकेशन लेवल सेम है, मेंटेलिटी सेम है, तो 2 में बैठने वाला उसको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और ज्यादा आएगी। तो ये सब चीजें, ये जो एक्शन हम ले रहे हैं कि एक की जगह 2 ट्रेनिंग जो प्लान में है वो इंप्लीमेंट करें। हम सेफ्टी वाले को कह देते ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 2 ट्रेनिंग्स देना, या सुपरवाइजर को कह देते कि 2 ट्रेनिंग्स देना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो 2 ट्रेनिंग्स इंप्लीमेंट करें, तो ये इंप्रूवमेंट हो जाएगी। वेलफेयर फैसिलिटीज वर्कर्स को देना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आपने वर्क प्लेस देखा उधर वेलफेयर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं या काफी नहीं है, तो आपने एक्शन लेना है कि इंप्रूवमेंट हो जाए हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। और इस मैनेजमेंट सिस्टम को चेक करने के लिए हम साल में 1 दफा ऑडिट करते हैं, पूरा मैनेजमेंट सिस्टम चेक करने के लिए। जो हम इधर इवोल्यूएशन कर रहे हैं ये सिर्फ प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन को कंपैरिजन के लिए है। आपने पॉलिसी चेक नहीं करनी, आपने ऑर्गेनाइजिंग चेक नहीं करना, सिर्फ प्लानिंग जो प्लान हुआ है वो इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं उसके लिए हम चेक कर रहे हैं, इवोल्यूएशन कर रहे हैं।
लेकिन ऑडिट पूरे सिस्टम को चेक करने के लिए, आया पॉलिसी एज पर द स्टैंडर्ड है, एज पर द लेजिस्लेशन है, पॉलिसी में कुछ कमी तो नहीं है, तो उसके लिए ऑडिट है। ऑर्गेनाइजिंग सही है कि नहीं, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर है कि नहीं, या एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देने पड़ेंगे, तो उसके लिए ऑडिट है। इस तरह प्लानिंग स्टेज को चेक करने के लिए ऑडिट है, इंप्लीमेंटेशन के लिए ऑडिट है, और इवन इवोल्यूएशन को चेक करने के लिए ऑडिट है। ऑडिट आपको कहेगा कि जो आप इवोल्यूएशन कर रहे हैं ये सही है कि नहीं। आप वीकली एक दफा इंस्पेक्शन कर रहे हो, एक दफा काफी है कि नहीं काफी, तो ऑडिट आपको बताइए। इसके अलावा जो एक्शन आपने लिए हैं इंप्रूवमेंट के लिए, आया ये सुटेबल है कि नहीं, एज पर द लेजिस्लेशन है कि नहीं, तो ये चीजें आपको ऑडिट वाज़ेह करेगी। सो a safety management system is being checked critically through a process, it's audit। तो साल में जितनी भी आपने इकदामात लिए हैं, जितने ट्रेनिंग्स दिए हैं, जितने फैसिलिटीज दिए हैं, ये सब चीजें ऑडिट में चेक होगी, ये काफी थे कि काफी नहीं है। और ऑडिट नॉर्मली ISO 45001 का जो कोर्स है वो ऑडिट है, उसी के स्टैंडर्ड्स को देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट होती है, एक्सटर्नल ऑडिट। और अगर आपका सिस्टम एज पर द ILO मैनेजमेंट सिस्टम है या एज पर द ISO मैनेजमेंट सिस्टम है, तो आपको ISO सर्टिफिकेशन मिलेगी। If it's not fulfilling the requirements of ILO or ISO, you will not be awarded with ISO certification. Key elements of ILO OSH 2001 is policy, जो हमने बताया पॉलिसी होनी चाहिए। अभी इसकी डिस्कशन आएगी, पॉलिसी क्या है, व्हाट इज अ पॉलिसी। ऑर्गेनाइजिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आइडेंटिफाई करेंगे, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन होगी, उसके बाद इवोल्यूएशन होगा, एक्शन फॉर इंप्रूवमेंट, और लास्ट में ऑडिट। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, ये सर्कल या ये साइकिल कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के लिए। एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 10 हादसे हर साल होते हैं, अभी अगर वो हेल्थ एंड सेफ्टी इंप्लीमेंट ना करे तो ये 10 अगले साल 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। लेकिन अगर हेल्थ एंड सेफ्टी इंप्लीमेंट करना शुरू करें तो 10 से सीधा 0 पॉसिबल नहीं है, लेकिन 10 से 5 पे आ सकते हो, और फिर 5 से 3 पे आ सकते हो, और फिर 3 से 1 या 0 पे आ सकते हो। तो ये कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट है, पहले साल पॉसिबल नहीं है। ये कंटिन्यूअली आप मेहनत करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, तो ये आपका जो लॉस है वो कम हो जाएगा, आपका नुकसान कम हो जाएगा। पॉलिसी क्या चीज है? इट्स अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द मैनेजमेंट रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी इंप्लीमेंटेशन। हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से टॉप मैनेजमेंट की इंटेंशंस, टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट। अगर पॉलिसी एग्जिस्ट कर रहा है, if there is a policy in the organization, it means they are intended to implement health and safety in the organization. If there is no policy, there is no health and safety. So policy is the document, it's a paper, it's a formal document. I will show you an example. It's a formal document which shows the commitment of the organization regarding health and safety. Policy may be different types. It may be regarding health and safety as per ISO standard, ISO 45001. It may be regarding the quality of the products, or it may be regarding the environment. Environment का जो policy वो environmental policy होगा, health and safety का policy, health and safety policy, quality policy. Specifically जो हमारा कोर्स है वो health and safety के हवाले से, that's why we will call it health and safety policy, ताकि क्लियर हमें पता चले। The policy is a health and safety policy. पॉलिसी क्या है? It's a clear commitment about management of health and safety. आया हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क प्लेस पे हम मैनेज करेंगे या नहीं? I will show you one example. So
Policy is a clear statement of commitment or intention regarding the management of health and safety in the organization. ये हमें इंफॉर्मेशन देती है कि आया मैनेजमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रायोरिटी दे रही है कि नहीं दे रही. If there is a policy, it means organization or the management is concerned about the health and safety of workers. But if there is no policy for health and safety, it means they have other priorities. उनकी प्रायोरिटीज फिर अलग है. वो प्रोडक्ट्स चाहिए, उनको प्रोग्रेस चाहिए. लोगों की हेल्थ एंड सेफ्टी के साथ उनका ताल्लुक नहीं. लेकिन अगर हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी एग्जिस्ट कर रही है, इट मींस दे आर कंसर्न्ड अबाउट द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग, where we identify the roles and responsibilities for managing health and safety in the organization. हर एक बंदे को एक रोल मिलता है और अकॉर्डिंगली उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए जाते हैं फॉर मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी. क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज करना हर एक लेवल पे हर एक बंदे की जिम्मेदारी है. हेल्थ एंड सेफ्टी तब तक इंप्लीमेंट नहीं हो सकती जब तक हर एक बंदा उसमें शेयर ना करे. सपोज मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, कमिटमेंट उनकी है कि हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क प्लेस पे इंप्लीमेंट हो, लेकिन वर्कर्स फॉलो ना करें, तो सेफ्टी तो वर्कर्स के लिए है. जब फॉलोअर्स उनको फॉलो ना करें, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज नहीं होगी. इसका मतलब है हर एक को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी. और हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर या इंजीनियर्स, उनका काम एडवाइस देना है. ये काम इसी तरीके से सेफ मुकम्मल होगा. एडवाइस देना, वो कंट्रोल्स बताएगा कि ये काम सेफ तरीके से कैसे मुकम्मल होगा. और वो आइडेंटिफाई करेगा कि किसी जगह पे अगर अनसेफ एक्ट हो रहा हो तो एडवाइस करेगा, ये अनसेफ एक्ट है, इसको ऐसा ना करे, सेफ तरीके से करे. और ऑर्गेनाइजिंग हर एक लेवल्स पे होगी. ऑर्गेनाइजेशन में एक एक लेवल आइडेंटिफाई होगा, ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर होगा और उसी के मुताबिक हर एक लेवल पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए जाएंगे. इसके अलावा हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज करने के लिए अरेंजमेंट्स चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए और उसके हवाले से हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी. जो हमारे एक्टिविटीज है, उन्हीं एक्टिविटीज को देखते हुए जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए हम प्लानिंग करेंगे. सपोज हम वेल्डिंग का काम करते हैं, हम वेल्डिंग का कोई काम शुरू करने वाले हैं, तो वेल्डिंग की जो रिक्वायरमेंट्स है, हमें वो रिक्वायरमेंट चाहिए, उनके लिए हम प्लानिंग करेंगे. हमें फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए, हमें फायर ब्लैंकेट चाहिए. तो वेल्डिंग के काम के लिए हमें सेफ्टी हार्नेस नहीं चाहिए. तो हम जब प्लानिंग कर रहे हो, प्लानिंग के स्टेज में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें या हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है काम को सेफ करने के लिए. वो हम आइडेंटिफाई करेंगे जब हम वेल्डिंग का काम शुरू करेंगे. तो जो प्लान की हुई चीजें हैं वो साइड पे इंप्लीमेंट होनी चाहिए. फायर एक्सटिंग्विशर अपने पास रखो, फायर ब्लैंकेट अपने पास रखो. अगर कोई फ्लेमेबल चीजें हैं जिनको आग लग सकती है, फ्लेमेबल है, तो फायर ब्लैंकेट खोल के उनके ऊपर डाले ताकि उनको आग ना लगे. और फायर एक्सटिंग्विशर अपने पास रखो. फायर वॉचर एक बंदा होना चाहिए, क्योंकि वेल्डिंग वाला तो वेल्डिंग में मसरूफ है. एक बंदा उसके साथ फ्री खड़ा होना चाहिए जो इधर उधर देखे हर टाइम, किसी जगह में आग ना लग जाए. तो ये रिक्वायरमेंट्स फायर को प्रोटेक्शन के लिए है कि फायर का इवेंट ना आए, फायर की इमरजेंसी ना लगे. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग का काम ना कर रहा हो, देयर इज नो बिल्डिंग एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन, डू दे नीड रिक्वायरमेंट्स फॉर द सेम? उनको नहीं चाहिए. जब बिल्डिंग का काम नहीं कर रहे तो उनको फायर एक्सटिंग्विशर नहीं चाहिए. अगर कोई कंपनी हाइट पे काम कर रही है, वर्क एट हाइट वो कर रहे हैं, तो उनको फिर वर्क एट हाइट के रिक्वायरमेंट्स के हवाले से प्लानिंग करनी चाहिए. हमें ये चीजें चाहिए, वो प्लान करेंगे और फिर वही चीजें जो इन्होंने प्लान किया वो सेट पे इंप्लीमेंट होनी चाहिए. इसी तरह हेल्थ एंड सेफ्टी प्लान भी होगा और इंप्लीमेंट भी होगा. इसमें रिस्क असेसमेंट के हवाले से डिटेल से, जब भी हम काम कर रहे हो साइड पे, तो सबसे पहले हमने हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है.
कि इस काम में कौन कौन से खतरे मौजूद है। फिर उसमें हर एक हैजर्ड का एक रिस्क लेवल होता है। बाज हैजर्ड्स हमें नुकसान ज्यादा पहुंचाते हैं या उनके नुकसान पहुंचाने की चांसेस ज्यादा होती है, तो हम कहते हैं कि इस हैजर्ड्स के रिस्क लेवल ज्यादा है। अभी एक हैजर्ड है, चांसेस कम है कि वो हमें नुकसान पहुंचाए, एक हैजर्ड के चांसेस कम है कि वो हमें नुकसान पहुंचाए, और अगर नुकसान पहुंचे भी तो वो कम है, तो हम कहते हैं इसका रिस्क लेवल कम है। सपोज ये फैन लगा हुआ है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ लेवल्स, डिफरेंस हमारे साथ इनका है, हमें ये नुकसान पहुंचा सकता है, नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि फासला है इसमें, और ये स्टेबल लगा हुआ है, वाइब्रेशन इसमें सपोज नहीं है, नॉर्मल रोटेशन कर रहा है, लूज नहीं है, तो हम कहते हैं कि इसका रिस्क लेवल कम है। अभी इसकी जगह मैं एक लूज फैन लगाता हूं जो कि मुख्तलिफ आवाजें भी निकाले और हवा में वाइब्रेशन भी करता रहे, तो हमें पता चलता है कि इसमें रिस्क ज्यादा है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है। आप एक नई गाड़ी में बैठ जाते हो जिसका ब्रेक सब कुछ बराबर काम कर रहा है, और आप एक दूसरे गाड़ी जो पुरानी हो उसका ब्रेक्स वगैरह थोड़ा सा मसला है, तो हम कहते हैं कि जो पुरानी गाड़ी है इसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है, इसका रिस्क ज्यादा है कि एक्सीडेंट हो। जो नई गाड़ी है उसका रिस्क कम है। क्यों? नई गाड़ी की चांसेस कम है कि वो एक्सीडेंट करवाए, नई गाड़ी की एक चांसेस कम है कि वो एक्सीडेंट करवाए, और नए गाड़ियों में सेफ्टी मेजर्स है, एयर बैग्स लगे हुए हैं, पुरानी गाड़ियों में नहीं है, तो हम कहते हैं कि इसके जो कंसेक्वेंसेस है, सपोज एक्सीडेंट हो भी जाए तो कंसेक्वेंसेस नए गाड़ी में कम है, एयर बैग्स है, नुकसान हमारा कम होगा। जिसमें एयर बैग नहीं है पुरानी गाड़ियों में तो कंसेक्वेंसेस खतरनाक होंगे, नुकसान आपका ज्यादा हो। तो हम कहते हैं पुरानी गाड़ी में चलाने में रिस्क ज्यादा है, देयर इज अ हाई रिस्क इफ यू आर यूजिंग or if you are driving an old model vehicle, but the new one, they are properly managed with health and safety measures. There is airbags, there is safety belts, we have seat belts, we have proper hand brakes, the tires, everything. Even for the new vehicles, for the new generations, it's advanced. तो हम कहते हैं कि ये ड्राइव के लिए सेफ है। बात समझ गए? तो जब हम कोई काम करने वाले हो, सबसे पहले उस काम में हम हैजर्ड आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उस हैजर्ड का रिस्क लेवल मालूम करेंगे, और फिर उसी रिस्क लेवल की बुनियाद पे हम कंट्रोल मेजर्स आइडेंटिफाई करेंगे। अगर रिस्क लेवल ज्यादा है तो हमें ज्यादा कंट्रोल्स लेने पड़ेंगी ताकि रिस्क लेवल कम हो जाए। अगर रिस्क लेवल कम है, जब रिस्क लेवल कम है, कम आप शुरू करें, कंट्रोल्स उसके लिए इतने नहीं चाहिए, रोड खाली है, रिस्क कम है, रिस्क कम है, कोई गाड़ी आपको टक्कर मारे, आप इजीली रोड क्रॉस कर सकते हो, लेकिन स्पीड से गाड़ी आ रही है, आपने रोड क्रॉस करना है, आपने कंट्रोल लेना है। कंट्रोल क्या लोगे? भागो। ऐसे ही होता है ना, हम भागते हैं, या तो हम भागे या वो गाड़ी ब्रेक लगाए, और या हम इंतजार करें, तो ये कंट्रोल्स है, दीस आर कंट्रोल्स। जब हम कंट्रोल ले लेते हैं तो रिस्क लेवल कम हो जाता है। याद रखिए कि अगर हम कंट्रोल एक हैजर्ड के लिए ले लें और उसी एक्टिविटी में दूसरा हैजर्ड मौजूद हो जो आइडेंटिफाई ना हो, और हमें उसके रिस्क लेवल भी मालूम ना हो, हमें वही हैजर्ड नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरे के लिए तो ऑलरेडी आपने कंट्रोल लिए। सपोज एक ट्रक आ रहा है, मैं ट्रक को देखता हूं, मुझे पता चला कि मैं रोड क्रॉस कर सकता हूं, लेकिन ट्रक के पीछे मुझे स्पीड से आती हुई गाड़ी नजर नहीं आ रही, तो मैंने कंट्रोल ट्रक के लिए लिया, क्योंकि वो बाहर जो लेन है उस पे आ रही है, अंदर लेन जो फास्ट ट्रैक है उस पर छोटी गाड़ी स्पीड से आ रही है, वो मुझे नजर नहीं आ रही, तो मैंने कंट्रोल ट्रक के लिए लिया, लेकिन गाड़ी के लिए कंट्रोल से मैंने लिए नहीं थे, गाड़ी मार सकती, देयर कैन बी अ कोलिजन, देयर कैन बी एन एक्सीडेंट।
because you didn't identify the car hazard. You didn't identify the risk level of the car. And he is coming in a speed. तो जब आपने कंट्रोल नहीं लिया वो आपको मार सकता है कि नहीं? कंट्रोल जब आपका नहीं वो आपको मार सकता है, या तो वो ब्रेक लगाएगा आप बच जाओगे, अगर उसने ब्रेक नहीं लगाया और आप सामने आ गए तो एक्सीडेंट। तो हम इसलिए रिस्क असेसमेंट करते हैं, रिस्क का हम अंदाजा लगाते हैं कि इस काम में रिस्क का अंदाजा क्या है, या तो रिस्क लेवल कम होगा तो हम सीधा वो काम शुरू कर सकते हैं, या रिस्क लेवल मीडियम होगा थोड़े से कंट्रोल्स लेके हम वो काम शुरू कर सकते हैं, और बाज़ औक़ात रिस्क लेवल ज्यादा होता है, रिस्क लेवल इज हाई, फिर आपको कंट्रोल्स लेने पड़ेंगे, काफी कंट्रोल्स लेने पड़ेंगे। तो इस प्रोसेस को हम रिस्क असेसमेंट कहते हैं। गांव में रोड हो आप आराम से क्रॉस कर सकते हो, शहर का रोड हो थोड़ा सा मुश्किल होता है, मोटरवे हो जिधर स्पीड ज्यादा हो, थोड़े से कंट्रोल्स और लेने पड़ेंगे। You should be more active on a highway as compared to a local road. तो इस प्रोसेस को जो हम ज़हन में करते हैं कि अभी भागो, अभी सब्र करो, अभी आराम से जाओ, इसको रिस्क असेसमेंट कहते हैं। हमने रिस्क का अंदाजा लिया, मुझे इस काम करने में कुछ रिस्क है या ये रिस्क कम है या ज्यादा है, इसको रिस्क असेसमेंट कहते हैं। हर एक काम को शुरू करने से पहले रिस्क असेसमेंट करनी पड़ती है। यू हैव टू क्रिएट अ रिस्क असेसमेंट, जो आपका IG2 है रिस्क असेसमेंट। तो काम शुरू करने से पहले आपने रिस्क असेसमेंट करनी है, उसके बाद आप काम में रिस्क लेवल मालूम करके काम शुरू कर सकते हो। अगर रिस्क लेवल ज्यादा है तो कंट्रोल ले लो, उसके बाद काम शुरू करो। तो रिस्क असेसमेंट प्लानिंग स्टेज में हम कर लेते हैं, और जो कंट्रोल्स इधर लिखे हैं वो हम वर्क प्लेस पे इंप्लीमेंट करते हैं, so that the workers are safe. If you will take the controls as per the plan, the workers are safe. But if you will not take the controls as per the plan, you would need evaluation. You have to create various ways to check the effectiveness of the arrangements for health and safety. जो हमने अरेंजमेंट्स की है हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से, आया वो इफेक्टिव है या नहीं? जो हमने कंट्रोल्स लिए हैं या हमने प्लान किए थे, आया वो कंट्रोल्स इफेक्टिव है कि नहीं? अगर वो कंट्रोल्स इफेक्टिव है तो वर्कर सेफ है, अगर वो कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है वर्कर के लिए मसला है। देयर माइट बी एन एक्सीडेंट, देयर माइट बी एन इल हेल्थ, वो बंदा बीमार हो सकता है। तो जब आपने आइडेंटिफाई किया कि ये कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है, तो फिर आपको एक्शन लेनी पड़ेगी इंप्रूवमेंट के लिए। यू नीड टू टेक एक्शन टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स। सो टेक स्टेप्स और मेजर्स एंड करेक्ट द इशू फाउंड इन द इवैल्यूएशन। और ये पूरा मैनेजमेंट सिस्टम को चेक करने के लिए हम ऑडिट करते हैं। वी हैव ऑडिट टू इंडिपेंडेंटली, क्रिटिकली, इन अ सिस्टमैटिक वे of reviewing the management system. ऑडिट वाले आपको हंस के आपसे काम निकाल देंगे, लेकिन वो आपको जब रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे ना तो आपको पता चला कि हमारे कंपनी में कितने मसले। In our previous batch we had one guy who was working in a bank and they had ordered for 1 month. That is a bank, so the main concern is finance, but for organization the main concern is health and safety. So if the auditor will come to your organization, he will check your policy. Is the policy as per the standards, as per the legislation or no? In 2021, we had an audit in our organization. The auditor come, he checked the policy, and there is some limitations of the policy. He informed us, your policy lacks these 2 major points as per the ISO 45001. You didn't update your policy. Include these points in your policy. Update your policy. Take a signature from the employer, managing director, and review the date.
नया जो डेट है वो लिख दे, ये 2 पॉइंट्स इसमें ऐड कर दे और एम्प्लॉयर का सिग्नेचर हमें करवा के डॉक्यूमेंट दोबारा दिखाए कि आपकी पॉलिसी अपडेट हो गई। उसके बाद उन्होंने ऑर्गेनाइजिंग चेक की, किस किस बंदे की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सेफ्टी मैनेजर है, ये सेफ्टी इंजीनियर है, ये डॉक्यूमेंट कंट्रोलर है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर है, ये साइट इंजीनियर है, ये सेफ्टी ऑफिसर, ये साइट इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, सुपरवाइजर्स। तो फिर वो हर एक बंदे की इंटरव्यू ले लेता है, पिछले साल तुमने क्या किया, तुम्हारे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे। फिर उसके बाद वो प्लानिंग पे आएगा, कौन कौन सी चीजें प्लान हुई थी, जो चीजें प्लान हुई थी उनके रिकॉर्ड दिखाओ, जो इंप्लीमेंट हो चुकी कि नहीं हो चुकी। रिकॉर्ड देख के प्रूफ चाहिए उनको। They cannot believe in your words. Sir, I give 2 trainings each week. Where is the records? Show me the document. So being a health and safety officer, engineer or a professional, you need documentations. And this documentation will save you in case of any accident. But if you don't have a proper documentation system in your organization, you will be the one who will face the consequences. So audit is a critical process. सख्ती के साथ ये मैनेजमेंट सिस्टम को चेक करते हैं। Independent, they are not being pressurized by the organization. Organization will inform the manager or the top management, yes, please come, start the audit. We are with you. It's independent. Like being a safety manager, I cannot convince him, please do some relaxation. No, he is independent. He will identify everything. He doesn't care about the manager, about anyone. He will present whatever problems exist in the department or in the management system. These all processes for improvements. इससे आप improve हो जाओगे, आपका system improve हो जाएगा. So these are all the elements of ILO, Occupational Health Safety Management System. As we discussed, the second one is ISO 45001, Occupational Health and Safety Management System Standard. हमें मालूम है ISO वो standards बनाती है. ISO creates standards. For health and safety management, ISO has identified standard ISO 45001. ये standard है. अगर कोई organization follow करना चाहे, they can show to the client, we are following this standard. अगर follow ना करना चाहे, कुछ मसला नहीं, but legislation should be followed. ILO or it should be followed. It's a legislation. This is standard. There is a little difference in ILO with ISO. As we discussed earlier, both are based upon PDCA, Plan, Do, Check Act. Similarly, we have Plan, Do, Check Act here also. We have policy in planning stage, organizing in planning stage. Planning is a plan stage. Implementation is do stage. Evaluation is check. Action for improvement is act. Similarly, we have PDCA cycle in ISO 45001. Occupational Health Safety Management System. I will just, this one is ISO 45001. ISO 45001, Occupational Health and Safety Management System Standard. NEBOSH is a standard. If you have a NEBOSH qualification, you have a standard certificate and you can get a job everywhere, even in Pakistan or in any other country. But if you have TTP certificate, it's not worldwide acceptable. Trade Testing Board, it's not worldwide accepted. Limit to your region, limit to Peshawar or KPK. So if you are following ISO 45001, you have to follow the management system provided by ISO 45001. There is a little bit difference. Normally, I ignore this topic and I discuss it at the last day of the
session, but it's part of your book. It will be easy to differentiate both now. इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगा कि डिफरेंशिएशन इसमें क्या क्या फर्क। ये तो क्लियर है, दोनों प्लान, डू, चेक, एक्ट, सेम मैनेजमेंट साइकिल बीन फॉलोड। प्लान स्टेज में कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई होता है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन क्या करने वाले हैं, व्हाट इज द स्कोप ऑफ वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट है। सपोज एक कंपनी केमिकल की इंडस्ट्री है, एक कंपनी कंस्ट्रक्शन, एक कंपनी रोड्स बनाती है, तो सबका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, सबका स्कोप ऑफ वर्क डिफरेंट है। तो ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले अपना कॉन्टेक्स्ट आइडेंटिफाई करेगी, हम कौन कौन सी एक्टिविटी करेंगे। उसके बाद उन एक्टिविटी के हवाले से कौन कौन से इश्यूज आएंगे, इंटरनल इश्यूज और एक्सटर्नल इश्यूज। इंटरनल जो कंपनी के अंदर हो, एक्सटर्नल जो अथॉरिटी या नेशनल्स या इंटरनेशनल लेवल्स पे जो इश्यूज हमें फेस करने हैं वो एक्सटर्नल इश्यूज होंगे। तो ये प्लान स्टेज में हम आइडेंटिफाई करेंगे। इसके अलावा एक पॉलिसी हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे। पॉलिसी को हम कैसे अचीव करेंगे, उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो इस जगह पे हमने आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारा स्कोप है वो क्लियर हो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी इश्यूज हो वो आइडेंटिफाई हो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे जितने भी बाहर से इश्यूज हो वो आइडेंटिफाइड हो। जब तक आपको लेजिस्लेशन का पता ना हो, आप एक्सटर्नल क्लियर नहीं। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के लिए लेजिस्लेशन का रूल्स रेगुलेशंस जितने भी हो सराउंडिंग में, रीजन में, वो आपको क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा आपके जो वर्कर्स हैं उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है, उनकी जरूरियात क्या है, वो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ जो मैनेजमेंट है वो हेल्थ एंड सेफ्टी को खुद लीड करेगी। आईएसओ में ये चीज लाजमी है, द मैनेजमेंट शुड लीड हेल्थ एंड सेफ्टी इन द ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट दे विल फॉलो, देन द वर्कर्स विल फॉलो। तो मैनेजमेंट लीडरशिप या मैनेजमेंट कमिटमेंट आईएसओ में लाजमी है, आईएलओ में लाजमी नहीं। कंसिडर करते हैं लेकिन लाजमी नहीं, इधर लाजमी है मैनेजमेंट कमिटमेंट एंड लीडरशिप। और इसके अलावा मैनेजमेंट वर्कर्स को हेल्थ एंड सेफ्टी के मसलों में, मीटिंग्स में, इंस्पेक्शंस में, सब में इन्वॉल्व रखेगी। वर्कर्स इन्वॉल्वमेंट इज नेसेसरी। आईएलओ में इतना फोकस नहीं है इन दो चीजों पे, लेकिन इधर फोकस ज्यादा है। टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व, टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट और वर्कर्स इन्वॉल्वमेंट। हेल्थ एंड सेफ्टी तब आती है वर्क प्लेस में, तब हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं जब मैनेजमेंट कमिटमेंट हो, मैनेजमेंट लीडरशिप हो और वर्कर्स की इन्वॉल्वमेंट हो। तो ये आईएसओ ने कहा ये लाजमी है। अब वर्कर्स को इन्वॉल्व रखो। सेफ्टी की मीटिंग है, एक वर्कर को बिठाओ, सेफ्टी की इंस्पेक्शन साइट पे कर रहे, वर्कर को साथ लेके जाओ, आओ हम इंस्पेक्शन कर दे। इट विल एनहेंस हिज मोरल। वर्कर का जो मोरल है वो बुलंद होगा। वर्कर को महसूस होगा कि ये मेरी अपनी कंपनी है, इसलिए मुझे हर एक चीज में बिठा के लेके चलते हैं। तो वर्कर का जब मोरल बुलंद होगा तो वो दयानतदारी के साथ, एनर्जी के साथ, एंथुसियाज्म के साथ काम करेगा। इसलिए आईएसओ फोकस कर रहा है मैनेजमेंट लीडरशिप, मैनेजमेंट कमिटमेंट और वर्कर्स इन्वॉल्वमेंट, ये लाजमी है। अभी ये चीजें आपके प्लान स्टेज में है। अब हम आएंगे डू स्टेज पे। डू स्टेज पे जो हमारी टीम है, जो हमारी ऑपरेशंस है, काम करने वाले, डू तो काम करने वाले ही होते हैं ना, काम करने वाले। तो जितने भी हमारा ऑपरेशन टीम है उनको हर किस्म की सपोर्ट मिलनी चाहिए। जो हमारी ऑपरेशन टीम है उनको हर किस्म की सपोर्ट मिलनी चाहिए, तब वो काम मुकम्मल तरीके से, सेफ तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, उनके लिए जितनी भी अरेंजमेंट्स रिक्वायर्ड हो वो ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट को चाहिए कि वो उनको दे दे, जो उनकी जरूरियात है वो उनको दे दे। इसके अलावा
मैनेजमेंट ऑपरेशन को कंट्रोल्स भी दे दें कि ये जो आपका काम है आप सेफ तरीके से खुद करें, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दें। सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आप अपने पास रखेंगे तो वो ओपनली काम नहीं कर सकते, इसलिए आप उनको ऑपरेशन को सपोर्ट भी करें और उनको ऑपरेट करवाए, प्रैक्टिकली उनको इन्वॉल्व करें। तो ये डू पार्ट है इसका। इसके अलावा चेक है। चेक हम कैसे करते हैं? इंटरनल ऑडिट से, एक्सटर्नल ऑडिट से हम चेक कर सकते हैं। ऑडिटर बाहर से आए, वो पूरा मैनेजमेंट सिस्टम देखे, वो वर्क प्लेस की इंस्पेक्शन करे, वो वर्कर्स की इंटरव्यू ले ले, वो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन देख ले, वो प्लान जो हम चीजें प्लान कर चुके हैं इधर, वो इनके साथ डू के साथ मुआवजा करे, जिसको हम चेक कहते हैं ना, इट्स अ चेक। नेक्स्ट, मैनेजमेंट रिव्यू, जो हम एक साल करके जो हमने मेजर लिए पिछले साल, उनको रिव्यू करें, आया किसी जगह में कुछ कमी तो नहीं। रिव्यू व्हाट यू हैव डन इन द प्रीवियस ईयर, इट्स अ चेक। पिछले साल आपके मार्क्स 80% आए हैं, रिव्यू हाउ यू कैन अचीव 90%। you would need to review your previous year performance, check your previous year performance, open your midterm exam details, your tests, your quizzes, your assignments, check it, review it. Then you will come to know where is the limitations, where is the weaknesses. You can improve, but you would need to take actions. Remember, we would come to this topic. Next, we have monitoring. मॉनिटरिंग हम दो तरीकों से करते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ चेक। मॉनिटरिंग हम कैसे करते हैं? एक वर्क प्लेस को हम इंस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हादसा नहीं हुआ, हम वर्क प्लेस की एग्जामिनेशन करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, इसको कहते हैं एक्टिव मॉनिटरिंग। हादसा, बीमारी इससे पहले और हादसा हुआ या कोई बंदा बीमार हुआ, उसके बाद आप मॉनिटरिंग करते हो, इट्स अ रिएक्टिव मॉनिटरिंग। आप रिएक्शन कर रहे हो। अभी सपोज देयर इज अ कार एक्सीडेंट ऑन अ रोड, on a curve, we took some control measures to avoid the accident in the curve. We give a slope like this in the curve so that the car will come in a slope and it will move easily. It's called active monitoring. There will be no accident. We are taking the measures. हम controls ले रहे हैं ताकि हादसा ना हो। Suppose हमने रोड ऐसा बनाया कर्व में और इधर गाड़ी की एक्सीडेंट हुई, इधर तो कर्व का मसला है, इधर तो स्लोप का मसला है। इस स्लोप थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। जब हम स्लोप ज्यादा करेंगे, हादसा ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन आप कंट्रोल्स अभी ले रहे हो। आपने मॉनिटर किया कि स्लोप कम था इसलिए हादसा हुआ, आप स्लोप ज्यादा कर रहे हो, तो ये रिएक्टिव मॉनिटरिंग हो। ऑलरेडी हादसा तो हो चुका है। एक वर्क प्लेस में डस्ट क्रिएट हो रहा है, डस्ट, सीमेंट डस्ट सपोज, और मैं वर्कर्स को रेस्पिरेटर्स दे देता हूं, मास्क दे देता हूं, आप ये पहन ले ताकि आप कोई बंदा बीमार ना हो। कुछ अरसे बाद कोई बंदा बीमार ना हुआ, एक्टिव मॉनिटरिंग, क्योंकि मैंने हादसे से पहले मॉनिटर किया कि इस एक्टिविटी का जो हैजर्ड है, जो डस्ट है, वो बीमारी लगा सकता है। तो मैंने मॉनिटर किया, मैंने उनको कंट्रोल्स दिए, मास्क लगाओ। सपोज मैं कंट्रोल्स नहीं लेता, या जो मैंने कंट्रोल्स लिए हैं, मुझे कुछ अरसे बाद अब पता चला कि एक वर्कर बीमार हुआ, उसको अस्थमा हुआ, सांस का मसला। तो मैंने सोचा कि मैंने तो वर्कर्स को मास्क भी दिए थे, फिर भी अस्थमा हुआ। मुझे पता चला कि ये जो पार्टिकल्स है ये और भी छोटे हैं, ये मास्क से फिर भी फिल्टर नहीं हो रहे, तो मुझे और इससे बेहतर कंट्रोल चाहिए था, जो कि मैंने कमजोर लिया था। तो मुझे रेस्पिरेटर्स चाहिए, मास्क नहीं चाहिए। कुछ अच्छे क्वालिटी का मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। तो अभी हादसा ऑलरेडी हुआ, बंदा बीमार हुआ, अभी मैं कंट्रोल दोबारा ले रहा हूं, तो जो मैं हादसे के बाद या बीमारी के बाद ले रहा हूं वो रिएक्टिव मॉनिटरिंग।
मैं वर्क प्लेस को मॉनिटर करूं लेकिन हादसे के बाद। तो चेकिंग हम दो तरीकों से करते हैं, हादसे से पहले भी और हादसे के बाद भी। हादसे से पहले अगर हम मॉनिटर करेंगे एक्टिव मॉनिटरिंग, हादसे के बाद करेंगे रिएक्टिव मॉनिटरिंग। अभी हमने मॉनिटरिंग की, हमने चेक किया, अगर कुछ वीकनेसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उस हवाले से मैंने करेक्टिव एक्शन लेने हैं। If there is any issue or any weaknesses in the system identified in the check, you should take some corrective actions. आप इख्तियाती तदाबीर ले लो, कंट्रोल्स ले लो। और अगर कोई नॉन कन्फॉर्मिटीज एग्जिस्ट कर रही है, नॉन कन्फॉर्मेंस, कानून फॉलो नहीं कर रहे, जिस जगह पे कानून आप तोड़ रहे हो, ये नॉन कन्फॉर्मेंस हो गया, तो उसके हवाले से आपने एक्शन लेनी है ताकि ये नॉन कन्फॉर्मेंस खत्म हो जाए, कानून आप फॉलो करो। और ये चीजें हम कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के लिए कर रहे हैं। With this, your cycle is completed. The PDCA cycle is completed. Now, at this stage, again you will have some changes in the plan. Again you will implement it. Again you will check it. Again you will take actions for the weaknesses. Again, if you will take actions, it's in the plan. So the cycle will be for continual improvement. Next, we will discuss purpose and importance of setting policy. What is the purpose of health and safety policy and why it is important to have a health and safety policy? A health and safety policy is a formal document. It's considered as the foundation of the management system. अगर organization में policy exist कर रही है तो हम कह रहे हैं कि health and safety का foundation exist कर रहा है। If there is a policy, it means there will be arrangements for implementation of health and safety management system. अगर policy नहीं है और चीजें भी नहीं होंगी, क्योंकि ILO identify policy as a backbone of the management system. It's the foundation of the management system. Policy identify the aims of the organization. Organization क्या करना चाहती है, ये पॉलिसी में मेंशन होते हैं. It's clearly mentioned in the policy. What is the aim of the organization? As we have seen in the policy template, it shows the commitment of the organization. तो कंपनी क्या करना चाहती है? Commitment to protect the health and safety of workers. तो ये कंपनी का एम हो गया. Protection of the worker is the aim of the organization. That's why they have health and safety policy. It also identifies who is responsible for achieving these aims. Normally, in policy, we have two personals identified: a health and safety professional. It may be a manager or an engineer, safety manager or safety engineer. And the second one is the managing director. ये दो बंदे सेफ्टी पॉलिसी में क्लियरली इनके रोल्स आइडेंटिफाई होंगे. मैं आपको फॉर्मेट में दोबारा दिखाऊंगा. तो सेफ्टी मैनेजर का अपना रोल है इंप्लीमेंटेशन में और मैनेजिंग डायरेक्टर का रोल है अरेंजमेंट्स में. इंप्लीमेंटेशन तब होगी जब अरेंजमेंट्स और रिसोर्सेज होंगे, और अगर रिसोर्सेज होंगे और इंप्लीमेंट ना होंगे तभी काम नहीं चलेगा. इसलिए ये दो बंदे पॉलिसी में क्लियरली मेंशन होंगे: टॉप मैनेजमेंट और सेफ्टी. टॉप मैनेजमेंट रिसोर्सेज अरेंजमेंट्स करेगी और सेफ्टी इंजीनियर मैनेजर उसको इंप्लीमेंट करे. So there are aims in the policy, and everyone, especially the top management, the managing director, or the safety professional, they have to work for those aims. They have to achieve it. Specific to each organization requirements. Aims are different for each organization. In some organization, the aims may be the reduction in accidents rate. In some organization, it may be fulfilling the legislation. In some organization, it may be limited to
वर्क प्लेस मॉनिटरिंग, हम वर्क प्लेस मॉनिटरिंग करेंगे। तो ये इन्हिसार करती है ऑर्गेनाइजेशन पे, उनके मसाइल पे, उनके एक्टिविटीज पे। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक सेपरेट एम होता है जिसके लिए सब मेंबर्स, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स है, वो सब कोशिश करते हैं कि ये एम अचीव हो। हमारी कोशिश है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हो वो सब पास हो, और जब सब स्टूडेंट पास हो तो हमारा पासिंग रेशो 100 होगा। क्लियर है? अभी पासिंग रेशो हमारा 100 होना चाहिए। इसके लिए इंडिविजुअली हर एक बंदे ने अपने आप को पास करना है। जब आप सब पास होंगे तब हमारा 100% होगा। मतलब ये हुआ कि जब ऑर्गेनाइजेशन किसी काम को या किसी एम को अचीव करना चाहती है तो इंडिविजुअली हर एक ने सपोर्ट करना है उसमें। जब इंडिविजुअली अपना एम अचीव करेगी तो ऑर्गेनाइजेशन का एम खुद ब खुद अचीव हो। समझ गए आप? सबका निबोशा जी क्लियर हो? हमारा 100% रेशो। सपोज 10 बंदों में 2 बंदे रेफर हो, 80% हो गए। एक बंदा रेफर है 90%। तो आपके परफॉर्मेंस के साथ हमारा परफॉर्मेंस या हमारा पासिंग रेशो लिंक है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन का जो एम है, जो हमारा एम है, वो इंडिविजुअली हर एक बंदे के साथ लिंक है। अगर हर एक बंदा सेफ्टी फॉलो करेगा तो कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का एम अचीव होगा। अगर इनमें से एक भी फॉलो नहीं करे, अचीव नहीं होगा। पॉलिसी रिटन फॉर्म में क्यों होती है? As we discussed, policy should be documented. It should be a formal document. इसलिए because this is a legal compliance. There is legislation, कानून डिमांड कर रही है कि पॉलिसी रिटन फॉर्म में हो। मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स है कि पॉलिसी रिटन फॉर्म में हो। क्लियर कम्युनिकेशन के लिए पॉलिसी रिटन फॉर्म में होना चाहिए। सपोज हमारे पास हमारी पॉलिसी वर्बल, ओरल है। मैं एक किस्म की इंफॉर्मेशन एक बंदे को डिलीवर करूंगा और दूसरे को जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो अलग अलहदा होगी, तीसरे को अलहदा होगी, क्योंकि ये वर्बल है, वो कंसिस्टेंट नहीं होती। और रिटन फॉर्म में आप कम्युनिकेशन कंसिस्टेंट कर सकते हो। निबोश आरआरसी का जो बुक है वो सबके लिए सेम है। सब स्टूडेंट्स को हम सपोज वही बुक्स दे देते हैं, सबको सेम इंफॉर्मेशन मिल गई। समझ गए? अभी अगर हम स्टूडेंट्स को कहें कि आप ये बुक ले लो और दूसरे को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का, तीसरे को मुख्तलिफ, तो कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिली। शायद कुछ इंफॉर्मेशन आरआरसी में हो लेकिन वो शील्ड में ना हो, तो हम फिर उसी स्टूडेंट से आरआरसी की इंफॉर्मेशन की उम्मीद नहीं रखते क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं है। इसलिए पॉलिसी शुड बी वन डॉक्यूमेंट, इट शुडंट बी 2। एक ही डॉक्यूमेंट होना चाहिए, 2 नहीं हो। तो इसका मकसद क्या है? क्लियर कम्युनिकेशन। आपके पास 1000 वर्कर्स है, सबको पॉलिसी की डॉक्यूमेंट दे दो, क्लियर इंफॉर्मेशन, कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन सबको मिल गई। और ये चीजें हम क्यों कर रहे हैं? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए। हमारे पास पिछले साल का पॉलिसी मौजूद है, उसको हम कंपेयर करते हैं अगले साल के लिए, उससे पिछला साल कंपेयर कर सकते हैं हम। 2015 से 2016 तक हमारे एम क्या थे? आपके पास रिटन फॉर्म में है, देख लो, आपको पता चलेगा। इवन इफ इट इज ओल्डर देन 2010, आपके पास रिटन फॉर्म में आप देख ले। लेकिन वर्बली अगर आपके कल की भी कुछ इंफॉर्मेशन आपको याद नहीं, that's why it should be in written form. Key feature and content of health and safety policy. Now we will discuss how a policy looks. पॉलिसी में क्या क्या चीजें होती है? पॉलिसी की 3 मेन कंपोनेंट्स या मेन सेक्शंस होते हैं या मेन पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। It's a clear statement of intention which shows the commitment of the management. Statement of intent
एक लाइन या एक स्टेटमेंट होती है जिसमें मैनेजमेंट कमिटमेंट शो करती है। जिस तरह हमने देखा वो जो कंपनी की पॉलिसी हमने डिस्कस की उसमें लिखा था द कंपनी इज कमिटेड टू इंश्योर द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। ये कमिटमेंट शो करे, ये क्लियर स्टेटमेंट है। दिस इज कॉल्ड अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। समटाइम इट मे बी अ सेंटेंस, समटाइम इट मे बी अ पैराग्राफ। So this part shows the intention of the organization or the management. Intention इनकी क्या है, इनके इरादे क्या है? Do they have priority for health and safety, or they have priority for productivity or any other priority? As we discussed in policy, there are two personals. दो बंदों के डिटेल्स होंगे। टॉप मैनेजमेंट डिसीजन के लिए, जिस तरह मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, और safety personnel implementation के लिए। I will show you the document. In third part, we have the arrangement section. We need some arrangements for implementation of health and safety. कुछ arrangements हमें चाहिए ताकि health and safety workplace पे implement हो, और वो चीजें आपके पॉलिसी में लिख के होने चाहिए। वो चीजें कौन होंगी, कौन सी चीजें होंगे? Employer responsibilities. It should be in the policy. कल हमने डिस्कस किया था एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर द वर्क प्लेस इज सेफ, टू इंश्योर द इक्विपमेंट्स आर सेफ, टू इंश्योर द प्रोसेस प्रोसीजर आर सेफ, टू गिव ट्रेनिंग्स टू वर्कर्स, इंस्ट्रक्शन टू वर्कर्स, टू इंश्योर द वर्किंग आवर्स आर नॉट क्रिएटिंग फैटिग, फिजिकल एंड मेंटल फैटिग, टू इंश्योर प्रॉपर सुपरविजन इन द वर्क प्लेस। इट शुड बी मेंशन इन द पॉलिसी। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो ये पॉलिसी में मेंशन होनी चाहिए, और इन्हीं चीजों के लिए एम्प्लॉयर मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर मे बी सम लेजिस्लेशन रिक्वायरमेंट्स, कानून के हवाले से कुछ डिटेल्स भी इसमें लिख के होंगे। तो उन चीजों के लिए हमें अरेंजमेंट्स चाहिए। ट्रेनिंग कौन देगा, सुपरविजन कौन करेगा, वेलफेयर फैसिलिटीज कैसे अरेंज करेंगे, कौन कौन से अरेंज करेंगे। तो ये डिटेल्स, ये अरेंजमेंट्स इधर ही मेंशन होंगे। We will discuss each part in details. The general statement of intent, setting overall aims and objectives. याद रखिए, पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन के एम के लिए बनाई जाती है। ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव एम, और उसी के लिए पॉलिसी बनाई जाती है। Suppose our aim is the protection of all workers in the workplace. This is our aim, and it will be mentioned in the statement of intent. ये हमारी तरजीह है कि वर्कर्स की प्रोटेक्शन हो। वर्कर्स की प्रोटेक्शन कैसे मुमकिन होगी, उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स चाहिए, हमें रिकमेंडेशंस चाहिए। वर्कर्स को ट्रेनिंग दे दें, सुपरविजन अरेंज करें, वर्क प्लेस इंस्पेक्शन करे, वेलफेयर फैसिलिटीज दे दे, वर्कर्स को पीपी दे दे। रिकमेंडेशंस है। आप ये रिकमेंडेशन या ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करे, आपका एम अचीव हो गया। वी वांट जीरो एक्सीडेंट इन द वर्क प्लेस, गिव ट्रेनिंग टू वर्कर्स, क्लीन योर वर्क प्लेस, अरेंज प्रॉपर हाउसकीपिंग, अरेंज सुपरविजन्स, गिव वेलफेयर फैसिलिटीज, arrange health and safety officers, monitor your workplace, create risk assessments, arrange emergency procedures, arrange first aid in the workplace. तो ये चीजें जब हम अचीव करेंगे, हमारा एम अचीव हो जाएगा। जीरो एक्सीडेंट तब मुमकिन है जब पूरा सिस्टम सेफ हो। If the system is safe, there will be zero accidents. What comes in system? Persons or people, premises, process, plants. If you will make all of them safe, your system is safe, there is zero accidents. If any one of them is unsafe, there might be an accident. अगर equipment unsafe है, there might be an accident. अगर people unsafe है, there might be an accident. तो आप इन चार चीजों को सेव करो,
सेफ सिस्टम बन गया। तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो इन ही 4 चीजों को सेव करने के लिए, ये 4 चीजों को सेव करो, आपका एम अचीव हो गया, 0 एक्सीडेंट इन द वर्क प्लेस। बात समझ गए? 0 एक्सीडेंट हम ऐसे नहीं कह सकते कि कंपनी में 0 एक्सीडेंट हो, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। वो आपकी रिकमेंडेशन है या आपके ऑब्जेक्टिव है। याद रखें, रिकमेंडेशंस हम आईएलओ के लिए यूज कर रहे थे, कन्वेंशन रिकमेंडेशन। इधर हम एम और ऑब्जेक्टिव्स यूज करेंगे। इन अ पॉलिसी वी हैव एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एम इज व्हाट वी वांट टू अचीव, recommendations or objectives is the supplement for achieving the aim। एम को हासिल करने के लिए हमें ये सप्लीमेंट है, हमारे लिए ये जरूरी है। और ये स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए भी है। इसमें स्टैंडर्ड्स फॉलो होंगे, लेजिस्लेशन फॉलो होंगी। इसके अलावा इसमें वर्कर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी होंगी, और ये हमने वर्कर्स को बार बार बताना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पॉलिसी में मेंशन है। अपने भी ख्याल रखो और दूसरों का भी ख्याल रखे। इसके अलावा पॉलिसी का ये पार्ट, इस पे एम्प्लॉयर का या मैनेजिंग डायरेक्टर का एक सिग्नेचर होगा और उस पे डेट भी लिखा होगा। मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा, सिग्नेचर भी और डेट भी। इसके अलावा पॉलिसी रेगुलरली रिव्यू होती है, हर साल हम उसको रिव्यू करते हैं। और भी कुछ रीजन है जिसकी वजह से हम पॉलिसी रिव्यू करते हैं। We will discuss it in the last topic. Remember, when we are creating objectives to achieve aim, जब हम objectives identify करते हैं aim को हासिल करने के लिए, our objectives should be smart। अभी मुझे कोई कहे कि आप कि सर मैं नेबोश करना चाहता हूं, आप हमें ऑब्जेक्टिव्स बताए, मैं उसको 2 ऑब्जेक्टिव्स बता देता हूं। आप रोजाना वाटरमेलन खाएं, आपका नेबोश पास होगा। आप रोजाना 6 घंटे स्टडी करें, आपका नेबोश पास होगा। इसमें स्मार्ट कौन सा है? 6 घंटे स्टडी करना, वाटरमेलन का ताल्लुक नहीं है नेबोश पास करने से। या मैं आपको कहूं आप डेली एक्सरसाइज करें 3 घंटे, उसका ताल्लुक नहीं है नेबोश पास करने के लिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स हम बनाते हैं वो स्मार्ट होने चाहिए। तो स्मार्ट का मतलब क्या है? स्पेसिफिक होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर, प्रॉपरली डिफाइंड, वाज़ेह ऑब्जेक्टिव्स। आप स्टडी करो, ज्यादा स्टडी करो, वाज़ेह नहीं है, इट्स नॉट क्लियर। कितनी ज्यादा? 5 घंटे, 6 घंटे, 7? आप ज्यादा स्टडी करो, 6 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे, कितना? इट्स नॉट क्लियर। So the objective should be clear, it should be specific. The objective should be measurable. You can measure it. It should be measurable. Next is achievable. जो ऑब्जेक्टिव हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो अचीवेबल हो। रोजाना 16 घंटे स्टडी करो, अचीवेबल नहीं। ऑब्जेक्टिव शुड बी अचीवेबल, आपके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव शुड बी रीजनेबल एज पर यूर रिसोर्सेज, एज पर यूर टाइम। आपके टाइम के मुताबिक होना चाहिए, आपकी रिसोर्सेज के मुताबिक होना चाहिए। अभी मेरी इनकम सपोज 1 लाख रुपए है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं 30 लाख की गाड़ी इस सैलरी से ले लूं, रीजनेबल नहीं। उसके लिए मुझे कुछ साल मेहनत करनी पड़ेगी, तब 30 लाख पे मैं जा सकूं। ये रीजनेबल नहीं है, क्योंकि मेरे जो रिसोर्सेज है उसके मुताबिक ये ऑब्जेक्ट तो मेरा नहीं। ये 1 महीने की जगह आप 3 साल कर दें, 3 साल में शायद आप 3 गाड़ी ले लें। टाइम बाउंड, जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो टाइम बाउंड हो, वो एक खास टाइम के लिए हो और उसी टाइम के अंदर आपने ले लेना है। जिस तरह नेबोश का है, आप नेबोश का सर्टिफिकेट 5 साल के अंदर ले सकते हैं। अगर आपका पेपर पास है, रिपोर्ट क्लियर नहीं और 5 साल गुजर गए तो आपका पेपर भी कैंसिल होगा।
फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपको करनी पड़ेगी। ये टाइम बाउंड हो गया। आपका पेपर 6 जुलाई को है, डजंट मीन यू विल अपीयर इन द एग्जामिनेशन ऑन 9 जुलाई। आप बाउंड हो, टाइम बाउंड। So objectives should be smart, it should be specific, it should be clearly defined, it should be measurable. You can measure the achievement or the performance. Suppose हमारी ऑब्जेक्टिव या हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि वर्कर्स को वीकली 2 ट्रेनिंग्स मिले। वर्कर को ट्रेनिंग नहीं मिला, 0% ट्रेनिंग्स। वर्कर को 1 ट्रेनिंग मिला है, 50% ट्रेनिंग्स। वर्कर को 2 ट्रेनिंग्स मिले हैं, 100% ट्रेनिंग्स। मेजरेबल, अचीवेबल, 2 ट्रेनिंग्स वीकली पॉसिबल है। वर्कर को वीकली 10 ट्रेनिंग दे दो, इम्पॉसिबल, इट्स नॉट अचीवेबल। इम्पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट अचीवेबल। वर्कर काम करने के लिए आए हैं, अगर सिर्फ हम ट्रेनिंग देते रहे तो वो काम कौन करेगा? इट्स नॉट अचीवेबल। आप ऐसे ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करो जो कि अचीवेबल हो। इसके अलावा रीजनेबल, एक कंपनी का फाइनेंस कम है और आप उनको बताओ कि अपने बंदों से निगोश करवाओ, और जिसके पास फाइनेंस कम है आप उनको बताओ ओशा करो। फाइनेंस कम है, ओशा करो। उनकी रिसोर्सेस कम है, तो जो बंदा निगोश नहीं कर सकता वो आयोश कर, छोटा कोर्स कर ले, लो लेवल, टाइम बाउंड, देयर इज अ डेडलाइन, देयर इज अ टाइम स्केल फॉर द ऑब्जेक्टिव। हर एक ऑब्जेक्टिव का एक टाइम स्केल होता है। It's clear? So, if you are creating objectives for achieving the aim of the organization, the objectives should be smart. It should be specific, measurable, achievable, reasonable, and time bound. It's clear? Now, how we can create objectives? अभी objectives कैसे बनेंगे? Objectives जो हम कह रहे हैं कि वर्कर को 2 ट्रेनिंग मिलनी चाहिए या वर्कर को 1 ट्रेनिंग मिलना चाहिए, ये हम इस तरह ओपनली आसानी के साथ डिसाइड नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव्स बनाने के लिए बहुत फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं। वी हैव टू लुक इनटू दोस फैक्टर्स, आफ्टर दैट वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्टिव्स। इस तरह हम नहीं बना सकते कि 2 ट्रेनिंग दे दो, 5 ट्रेनिंग दे दो, नहीं। रिक्वायरमेंट्स देख लो, आप रिक्वायरमेंट्स एक्टिविटीज की देख। तो सबसे पहले इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हु इज क्रिएटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स किसने बनाई है, सबसे पहले आपने ये देख लेना है। आया ये ऑब्जेक्टिव्स टॉप मैनेजमेंट की तरफ से है या कोई मिडिल मैनेजर इन्वॉल्व है? टॉप मैनेजमेंट, मेजॉरिटी जो ऑपरेशन मैनेजर्स हैं उनके एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। अगर वो ऑब्जेक्टिव बनाए, वो कानून से भी उनको पता है, तो वो ज्यादा वैलिड होंगी। और हमारे लेवल पे, इवन आपके लेवल पे ऑब्जेक्टिव्स बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट। अभी जनरली मैं कहता हूं, सरदार हुसैन एक वर्कर हाइट पे काम कर रहा है, मंथली हम उनको कितनी दफा ट्रेनिंग दे दें? गेस, अब गेस करें। एक फिगर, 3 times, 2 times, more than 5. So everyone have different opinion. हर एक अपने opinion है. It means you don't have understanding of the activity. If you have understanding of the activity, your answer should be similar. Your opinion should be similar. इसलिए जो ऑपरेशन मैनेजर्स हैं उनका एक्सपीरियंस होता है, उनको पता होता है कि वर्क एट हाइट पे काम करने के लिए कितनी ट्रेनिंग्स चाहिए। अभी आप लोगों ने पूछा नहीं कि वर्क एट हाइट कितनी हाइट पे हो रहा है, सबसे पहले वो ये पूछेगा कितना हाइट है, हमारी रिक्वायरमेंट्स कितनी है, हमारे पास रिसोर्सेस कितनी है, हमारे पास अरेंजमेंट्स क्या क्या है, लेजिस्लेशन क्या कह रहा है। वो इन चीजों को देखने के बाद डिसाइड करेगा या 2 चाहिए या 3 चाहिए या 5 चाहिए। आपने रैंडम लिखा, इसलिए ये जरूरी है कि ऑब्जेक्टिव बनाने वाले कौन है। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव्स हम बना रहे हैं, इट शुड बी फंक्शनल एट ऑल लेवल्स। ऑब्जेक्टिव्स हर एक लेवल पे फंक्शनल होने चाहिए। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में हर एक लेवल पे फंक्शनल होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं।
वो अचीव या स्मार्ट होते हैं ऑब्जेक्टिव्स, तो हर एक लेवल पे वो फंक्शनल लेवल है, मतलब हर एक लेवल पे वो लागू होते हैं, हर एक बंदा उसकी अचीवमेंट के लिए काम कर सकता है, ही कैन ट्राई। तो इंडिविजुअल लेवल पे फंक्शनल होगा, इंडिविजुअल हर एक बंदा उसमें कोऑपरेट करेगा तो वो चीज, वो ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। इसके अलावा लीगल रिक्वायरमेंट्स को देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव्स बनाने के टाइम में आपको लेजिस्लेशन का पता होना चाहिए, कानून क्या कह रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। उसके बाद आप 2, 3, 4, 5 ट्रेनिंग्स की डिसीजन ले सकते हो। इसके अलावा हेजर्ड और रिस्क पे इन्हिसार करता है। जो एक्टिविटी करने वाले हैं आप, उसमें हेजर्ड कितने हैं, उसमें रिस्क लेवल कितना है। लोगों ने ये भी नहीं सोचा रिस्क लेवल कितना है। हाइट तो 2 मीटर की हाइट भी होती है, रिस्क लेवल कम है। 100 मीटर की हाइट भी होती है, रिस्क लेवल ज्यादा है। तो ट्रेनिंग 100 मीटर के लिए अलहदा ज्यादा होंगी, बार बार होंगी। 2 मीटर के लिए इतनी चाहिए नहीं चाहिए, बात समझ गए। तो हमने हेजर्ड और रिस्क लेवल को देखना है, उसकी बुनियाद पे हमने ऑब्जेक्टिव्स बनानी। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस देखने हैं, ये काम मैं टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे कैसे कर सकता हूँ। उसके बाद अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं। एक्सकेवेशन आप मैनुअली भी कर सकते हो, आप एक्सकेवेटर से भी कर सकते हो। टेक्नोलॉजी को आप देख लो, आप टेक्नोलॉजी के बेस पे कर सकते हो। तो आप अगर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो आपके ऑब्जेक्टिव्स में टेक्नोलॉजी शामिल होना चाहिए। अगर आप मैनुअली कर रहे हो तो मैनुअली आपके ऑब्जेक्टिव्स के कंसर्न होना चाहिए। इसके अलावा फाइनेंस को देखना पड़ेगा। अगर आप ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट कर लेते हो अपने लिए, तो सबसे पहले आपने अपने पॉकेट को देखना होता है, फाइनेंस को। मेरे पास रिसोर्सेस कितने, कितने पैसे, कितना परसेंट में बिजनेस का हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए मैं या ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैं लगा सकता हूँ, कंज्यूम कर सकता हूँ। इसके अलावा ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स या बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को देखना पड़ता है। हमारे बिजनेस की जरूरियात क्या है, मेरे फाइनेंस क्या है और उसकी जरूरियात क्या है। इनको देखते हुए हम ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं। अभी आपने 5 से ज्यादा ट्रेनिंग सका, हमारे पास इतने रिसोर्सेस है, उसके लिए एक ट्रेनर चाहिए। सपोज हर एक ट्रेनिंग के 500 दिरहम है, सपोज 20,000 रुपए हर एक ट्रेनिंग के हैं, तो 5 ट्रेनिंग के 1 लाख हो गए हमारे पास है। तो हमने फाइनेंस को भी देख लेना है, तब हम ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं। इसके अलावा इंटरेस्टेड पार्टीज को देखना है, स्टेक होल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, क्लाइंट, अथॉरिटीज, वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स, ट्रेड यूनियंस, इन सब की इंटरेस्ट को भी देख लेना है, इनकी इंटरेस्ट क्या है। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं। याद रखिए, अगर इनमें से किसी में भी चेंजेस आती है, इन चीजों की बुनियाद पे या इन पॉइंट्स के बुनियाद पे हम ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट करते हैं। अगर इनमें से किसी में चेंजेस आती है, देयर इज अ चेंज इन एनी वन ऑफ दीज पॉइंट्स, इट विल लीड टू पॉलिसी रिव्यू। आप पॉलिसी रिव्यू करोगे। फिर अगर कानून में चेंजेस आती है, इफ देयर इज अ चेंज इन द लेजिस्लेशन, you need to review your policy. Either your policy fulfilling the new legislation or no. If it fulfills the new legislation, signature your policy and change the date. जो डेट, जिस डेट को आपने रिव्यू किया वो डेट आप डाल दें, साइन करें दोबारा। अगर आपके हेजर्ड और रिस्क चेंज होते हैं, आप पॉलिसी रिव्यू करो। अगर टेक्नोलॉजी आप अपडेट कर देते हो, आप पहले मैनुअली एक्सकेवेशन कर रहे थे, अभी एक्सकेवेटर से कर रहे हो, अपना पॉलिसी रिव्यू करो, आया ये आपके इक्विपमेंट्स या रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है या नहीं है। पॉलिसी देखनी पड़ेगी दोबारा, जो ऑब्जेक्टिव्स आपने लिखे हैं, आया ये एज पर द करंट सिचुएशन और नो। सो a change in any one of these factors will lead to policy review. It's not compulsory, there will be change, but you need to review. If there is a need to change or add some points, add it or change it and update your policy. If you review the policy and there is no need for change, just sign the policy and mention the current date. Your policy is updated. Remember, policy is not rigid. It's not fixed. You have created a policy in 2015, it will be until 2030. No, every year you have to review it. Or if there is any change in any of these factors,
earlier than year you need to review the policy. एक महीना हुआ लेकिन आपने पॉलिसी रिव्यू किया है, जनवरी में आपने ऑलरेडी पॉलिसी रिव्यू किया और फरवरी में लेजिस्लेशन चेंज हुआ, you need to review in February again. Check it if it fulfill the requirements of legislation or no. अगर साल में कोई भी चेंजेस नहीं हुई इन फैक्टर्स में, there is no change in these factors in the year, you need to move for annual review. हर साल बाद आपने रिव्यू करना है, कोई चेंजेस नहीं करनी है, सिर्फ डेट डालो और सिग्नेचर, that's it, it's reviewed, it's updated. Now we already had a little discussion regarding the organization section. सबसे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर डायरेक्टर्स काम करते हैं, उसके साथ मैनेजर्स, एक डायरेक्टर के अंडर 4-5 मैनेजर्स, उनके अंडर सुपरवाइजर्स और फाइनली एम्प्लॉइज. We have health and safety advisors here. This is called health and safety organization chart. As we discussed in the organization section, there is roles and responsibilities for health and safety. This is a role and he has some responsibilities. Role and his responsibilities. Similarly, for all, as well as for health and safety advisor. So all have a different role and all have different responsibilities and all of them are accountable. सब जवाबदेह भी है. तो नॉर्मली ऑर्डर्स या कम्युनिकेशन टॉप मैनेजमेंट से लोअर या मिडिल मैनेजमेंट की तरफ आती है कम्युनिकेशंस, और फीडबैक नीचे से ऊपर की तरफ, डिसीजन ऊपर से नीचे की तरफ और फीडबैक नीचे से ऊपर की तरफ. इनको कोई चीज जरूरी है, कोई रिक्वायरमेंट्स इनके है तो ये ऊपर की तरफ आएगी, इधर से पास होके दोबारा वो जरूरियात मैनेज होंगे. और एक होता है हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर, जिसका लिंक है या जिसका कम्युनिकेशन सबके साथ, मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ इनका वास्ता, डायरेक्टर के साथ ईच लेवल पे इनका ताल्लुक है. और आप देख रहे हैं कि डायरेक्टर्स कम्युनिकेट कर सकते हैं सीधा हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर्स. डायरेक्टर आपको हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि डिसीजन इन्होंने लेने हैं. तो जब इन्होंने डिसाइड किया तो इनको ये डिसीजन डिलीवर करने के लिए मैनेजर से गुजरना नहीं पड़ता, सीधा आपको कम्युनिकेट या कन्वे कर सकते हैं. So regarding health and safety, a health and safety advisor can give advice at the managing director level, directors level, managers level, supervisor level. He can give advice at any level. बाज़ औक़ात वर्कर्स काम कर रहे हैं लेकिन अनसेफ, he can advise workers. बाज़ औक़ात वर्कर्स की कुछ जरूरियात हैं साइड पे नहीं अवेलेबल, मैनेजर्स कम्युनिकेट विद मैनेजर्स. बाज़ औक़ात साइड पे है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, कम्युनिकेट विद सुपरवाइजर्स. बाज़ औक़ात कुछ रिक्वायरमेंट्स इनके हैं लेकिन अवेलेबल नहीं, कम्युनिकेट विद द डायरेक्टर्स. सो दिस इज हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट चार्ट. Organization section, as we discussed, we have chain of command coming from top management to middle management. Chain of command, the command will come from top to bottom. कमांड ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, अभी वर्कर ऊपर कमांड तो नहीं भेज सकता. इसके अलावा रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी हमें पता चला, हर एक लेवल एक रोल है और हर एक लेवल पे उनकी रिस्पांसिबिलिटीज है. इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट हमने डिस्कस किया हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से, यही चार्ट हम यूज करते हैं. लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड लाइंस ऑफ फीडबैक हमने देखी, कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे, फीडबैक नीचे से ऊपर. और लाइंस ऑफ फंक्शनल रिस्पांसिबिलिटी, हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से फंक्शनल रिस्पांसिबिलिटी वो ये लाइंस है, ग्रीन लाइन जो आपको नजर आ रही है, ये फंक्शनल रिस्पांसिबिलिटी की. फंक्शनल रिस्पांसिबिलिटी हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से जो इनका रिस्पांसिबिलिटी है वो सबको कम्युनिकेट कर सकते.
Generally, we discuss responsibilities for CEO, who is ultimately responsible for managing health and safety. The management is responsible for day-to-day operations. Implement karna inka kaam. All employees are responsible for acting safely. They have to follow the instructions. Competent persons are responsible, like first aiders, fire marshals. They are responsible for additional activities. They are competent workers. And there are specialist health and safety practitioners responsible for giving advice, providing advice regarding health and safety management. ये मशवरे दे सकते हैं. तो हमने स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पढ़ा, ऑर्गेनाइजिंग सेक्शन हमने पढ़ा. लास्ट में हम अरेंजमेंट सेक्शन पढ़े. पॉलिसी में हमने कहा ये चीजें होती है, ये सेक्शंस होते हैं. लास्ट सेक्शन हम पढ़ेंगे अरेंजमेंट सेक्शन. हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज करने के लिए अरेंजमेंट्स चाहिए. ये कुछ पार्ट्स अरेंजमेंट्स के वो हम पॉलिसी में अरेंजमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब करेंगे. हेल्थ एंड सेफ्टी कैसे इंप्लीमेंट होगी, अरेंजमेंट चाहिए, तो उनकी डिटेल आपको अरेंजमेंट सेक्शन में मिले. क्लियर? इसमें दो किस्म के अरेंजमेंट्स होंगे, जनरल अरेंजमेंट्स और स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स. जनरल अरेंजमेंट्स और स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स. अरेंजमेंट सेक्शन में जो जनरल अरेंजमेंट्स है वो क्या है? देखिए, जितनी भी एक्टिविटीज हो सबके लिए रिस्क असेसमेंट बनानी पड़ती है. इट्स अ जनरल रिक्वायरमेंट. जनरल अरेंजमेंट, सब एक्टिविटी के लिए रिस्क असेसमेंट बनाओ. जनरल अरेंजमेंट्स, सब वर्कर्स को ट्रेनिंग दे दो. अभी कुछ वर्कर्स हाइट पे काम कर रहे हैं, कुछ वर्कर्स वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, कुछ वर्कर्स कन्फाइंड स्पेस का काम कर रहे हैं, लेकिन जनरल ट्रेनिंग सबको देनी पड़ती है. और स्पेसिफिक ट्रेनिंग, कन्फाइंड स्पेस वालों को कन्फाइंड स्पेस की ट्रेनिंग, वेल्डिंग वालों को वेल्डिंग की ट्रेनिंग, स्कैफोल्डिंग वालों को स्कैफोल्डिंग की ट्रेनिंग. तो ये स्पेसिफिक हो गई. और जनरल ट्रेनिंग वर्क साइड के हवाले से, पॉलिसी के हवाले से अगर आप ट्रेनिंग देते हैं तो सबके लिए सेम होगा. वेल्डिंग वालों के लिए अलग पॉलिसी मुमकिन नहीं. बात समझ गए? तो कुछ इंफॉर्मेशन जनरल होगी जो सबके लिए सेम होगी, कुछ स्पेसिफिक होगी जो कि एक्टिविटी बेस पे होगी. इसके अलावा इंस्पेक्शन या ऑडिट सब एक्टिविटीज का होगा. ऐसा नहीं कि इसका करो उसका ना करो, सबका इंस्पेक्शन भी होगा, सबका ऑडिट भी होगा. एक्सीडेंट इस डिपार्टमेंट में आए या दूसरे में आए, सबकी रिपोर्टिंग होगी, सबकी इन्वेस्टिगेशन होगी. ऐसा नहीं उसको छोड़ो उसको पकड़ो, नॉट लाइक दैट. इट्स सेम फॉर ऑल एक्टिविटीज बिकॉज दीज आर जनरल अरेंजमेंट्स. कंसल्टेशन विद वर्कर्स, सब वर्कर के साथ आप मशवरा करो, कंसल्ट करो, सबके लिए सेम है जनरल रिक्वायरमेंट्स. सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाओ, जितने भी एक्टिविटीज है सबको सेफ बनाओ, जनरल रिक्वायरमेंट्स, जनरल अरेंजमेंट्स. फर्स्ट एड वर्क प्लेस पे चाहिए, जनरल अरेंजमेंट्स. फायर सेफ्टी या फायर प्रिवेंशन चाहिए, जनरल अरेंजमेंट्स. और इमरजेंसी प्रोसीजर चाहिए, जनरल अरेंजमेंट्स. ये सब वर्क प्लेसेस के लिए सेम रहेगा. इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स चाहिए. देखिए, एक डॉक्टर अस्पताल में इलाज कर रहा है, ठीक है. अभी ये डॉक्टर जब हॉस्पिटल में हो तो जितने और डॉक्टर्स हैं उन सब के लिए एक किस्म के इकदाम किए जाते हैं. बायोमेट्रिक अटेंडेंस सबके लिए सेम, एक ही बायोमेट्रिक. ऐसा नहीं कि आप उधर जाओ इधर, सबके लिए एक बायोमेट्रिक. इसके अलावा कार पार्किंग सबके लिए एक, जनरल अरेंजमेंट्स. लेकिन अगर ये डॉक्टर किसी बंदे के इलाज के लिए घर चला जाता है विजिट, तो उसके लिए फिर स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स चाहिए. उसके लिए गाड़ी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, मीन ऑफ कम्युनिकेशन चाहिए, उसको कुछ खतरे हो सकते हैं उधर. तो स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स लोन वर्कर के लिए चाहिए. स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स एक ऐसी जगह, एक ऐसा वर्क प्लेस जिधर नॉइस लेवल ज्यादा हो, जिधर नॉइस ज्यादा हो उधर ईयरमफ चाहिए. जिधर नॉइस नहीं है उधर ईयरमफ नहीं चाहिए. जिधर आप वेल्डिंग का काम कर रहे हो उधर फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए. आप नहीं कर रहे हो वेल्डिंग का काम, हार्ड वर्क नहीं, नो नीड ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर. एक वर्कर पेंट का काम कर रहा है, दीवार को पेंट का, एक वेल्डिंग कर रहा है. आपने दोनों को इस वर्क प्लेस के हवाले से ट्रेनिंग देनी है, ये जनरल है. लेकिन
फायर फाइटर्स या फायर प्रिवेंशन के लिए वेल्डिंग वालों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। फायर एक्सटिंग्विशर उनके लिए चाहिए, इनके लिए नहीं चाहिए। इनके लिए सीढ़ी चाहिए, नीड लेडर। सो requirements of some activities, they are general, similar for our, like your NEBOSH IG. It's general for many industries, not specific. But NEBOSH environmental is specific for environmental. NEBOSH fire safety is specific for fire prevention. बात समझ गए? और NEBOSH IG is a general certificate. If there is a vibration in an activity, you need special arrangements, specific arrangements. If there is crowd in a workplace, specific arrangements. If there is hazardous substances in a workplace, specific arrangements. If there is a risk of transport, there is some hazardous chemical transport, you need to make some arrangements. डीजल आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो आप अपनी गाड़ी में डीजल डाल लेते हो, या आपको टैंकर चाहिए, आप टैंकर में डीजल फिल करते हो, या पेट्रोल टैंकर आप लोगों ने देखे हैं ना, जो पेट्रोल सप्लाई करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, बाहर लिखा होगा पेट्रोल हैजर्ड या डेंजर, बी केयरफुल, फ्लेमेबल। पेट्रोल का टैंकर देखा है ना, जो कि पेट्रोल सप्लाई करता है पेट्रोल पंप्स को, तो उस पर लिखा होता है कि इधर फ्लेमेबल मटेरियल्स है, और वो हम नॉर्मली किसी गाड़ी में नहीं लेके जा सकते। इवन जो उसका स्टोरेज टैंक है छोटे, जो कि हम लेके चलते हैं, उसके लिए स्पेसिफिक स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स। हमारे लोग तो ड्यू के बोतल में भी पेट्रोल डाल देते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स फ्लेमेबल। तो उसके लिए अपने सेपरेट टैंक्स होने चाहिए, गैलन होने चाहिए। इसके अलावा वेस्ट डिस्पोजल, हर एक वर्क प्लेस पे वेस्ट क्रिएट नहीं होता। जिधर वेस्ट क्रिएट होता है तो फिर वेस्ट के अपने अकसाम है, इट शुड बी डिस्पोज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट्स। अगर वेस्ट लेवल डेंजरस है, टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह हैं, तो फिर आप उसको डिस्पोज करने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करोगे। लेकिन जनरल वेस्ट है, आप म्युनिसिपैलिटी के जो मुख्तलिफ जगह पे उन्होंने स्टोरेज रखे हो, आप उधर ही डाल दें, लेकिन केमिकल्स उधर ना डालें, कंक्रीट उधर ना डालें। As we discussed earlier, policy is not rigid. Policy is reviewed after some interval. So we have annual review for policy. This is annual review. And there are some other reasons which lead to policy review. If the key personnel is changed, if the safety manager is changed in the organization, he will ask, let me see the policy. If he thinks the policy is okay, he can review and he can change the date. अगर सेफ्टी मैनेजर सोचता है कि पॉलिसी सही है, वो उसने देखने के बाद ही पता चलेगा, तो ये रिव्यू हुआ, अपना नया डेट डाल के एम्प्लॉयर से सिग्नेचर लेके डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसके अलावा अगर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में चेंजेस आती है तो पॉलिसी रिव्यू होगी। अगर ओनरशिप, मालिक चेंज होता है, पॉलिसी रिव्यू। अगर प्रोसेस चेंज होते हैं, प्रोसेस टेक्नोलॉजी चेंज होती है, क्योंकि इन चीजों की बुनियाद पे पॉलिसी बनती है। अगर इनमें चेंज आया, पॉलिसी रिव्यू। हमने रीड, वी ऑलरेडी रीड इट, द ऑब्जेक्टिव्स आर क्रिएटेड बेस्ड अपॉन दीस पार्ट्स। इफ देयर इज एनी चेंज इन दीस पार्ट्स, इट विल लीड टू अ पॉलिसी रिव्यू। लेजिस्लेशन चेंज आया, पॉलिसी रिव्यू। इंसिडेंट हुआ, it means there is some issue in the policy, you may need to review the policy. If there is any enforcement action against the organization, review the policy. Maybe your policy is not as per the current situation. After audit, as we discussed, 2021 में हमारा पॉलिसी रिव्यू हुआ ऑडिट में, उसमें कुछ चेंजेस करनी थी, हमने रिव्यू किया और वो चेंजेस इंप्लीमेंट किए। आफ्टर वर्क एंड कंसल्टेशन, बाज़ औक़ात वर्कर्स कंप्लेंट्स ज्यादा आती है, तो हम पॉलिसी को रिव्यू कर लेते हैं। कुछ चेंजेस करना पड़े तो चेंजेस करें, अदरवाइज रिव्यू इट, अपडेट इट, टेक द सिग्नेचर ऑफ द एम्प्लॉयर। विद दिस आवर एलिमेंट, ओके, देयर इज वन स्मॉल पार्ट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर पॉलिसी। पॉलिसी क्यों होनी चाहिए?
इसके लिए आर्टिकल 14 है ILO रिकमेंडेशन R164 का, requires employers to sit down in writing policy and arrangements for health and safety management. ILO कह रहा है आर्टिकल 14 में कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी रिटन फॉर्म में एक पॉलिसी होनी चाहिए. इट्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ILO. पॉलिसी कब बनानी चाहिए? जब आपको किसी जगह में खतरा लगे. इफ देयर इज सर्कमस्टांसेस व्हिच वारंट्स यू, जो आपके लिए खतरे का सबब बन सकती है, आप पॉलिसी बनाओ और ऐसी लैंग्वेज में बनाओ जो कि रीडली अंडरस्टैंडेबल हो. इट शुड बी इन अ लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल बाय ऑल. हर एक बंदे को समझ आनी चाहिए. जिनको समझ नहीं आती फिर क्या करोगे? उनको उनकी जुबान में ट्रांसलेट करो, पॉलिसी ट्रांसलेट करो. This was a discussion regarding NEBOSH IG Element 2. We discussed regarding ILO OSH 2001, regarding ISO 45001. We discussed the various elements of ILO OSH 2001: policy, organizing, planning and implementation, evaluation, action for improvement, audit. Then we discussed ISO 45001, context of the organization, leadership, management leadership and workers' involvement, planning, support, operation, performance evaluation, improvement. We discuss the benefits of this certification. Then we move to the ILO policy part. We discussed that policy, it's a general statement which shows the commitment of the organization regarding health and safety. Policy has aims and objectives. In order to achieve aim, we need to create multiple objectives. Then we discuss the three parts of the policy: statement of intent, organizing section, arrangement section. In statement of intent, we have aims and objectives. Organizing section carries roles and responsibilities. Arrangement section have arrangements required for implementation of health and safety. We have general arrangements, we have specific arrangements. We discussed the objectives should be smart, it should be specific, measurable, reasonable, achievable, and time-bound. We discussed how we can create objectives for a policy. We also discussed how a policy can be reviewed. What are the factors which leads to a policy review? So this was a complete discussion regarding IG Element 2.